Hello JKSSB aspirants, welcome to the official YouTube channel of Engineers Career Group। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे आपके प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए PYQ के जो सेशन है वो भी आपके पैरेलली चलाए जा रहे हैं। उसी बीच में आज हम बात करने वाले हैं रेलवे इंजीनियरिंग से पूछे गए सवालों के बारे में। तो JKSSB जेई सिविल में रेलवे इंजीनियरिंग से जो पूछे गए सवाल है 2022 के शिफ्ट 1 के अंदर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के आपके सवाल है। अगेन हमारा जो PYQ का सेशन रहता है इसके अंदर हम लोग एक तो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ के साथ उस क्वेश्चंस में जो भी आपके कंसेप्ट्स होते हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक, तो देखते हैं किस किस टाइप के सवाल यहाँ पे JKSSB में पूछे गए थे रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा रहता है दैट इज योर व्हाट, क्या बोल रहा है कि अ गुड स्लीपर शुड बी सच दैट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एक अच्छे स्लीपर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है द रेल कैन बी इजीली फिक्स्ड एंड टेकन आउट फ्रॉम द स्लीपर विदाउट मूविंग देम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेल्स को आसानी से आप लोग फिक्स कर सकते हो और रेल्स को जब आपको इसको रिमूव करना है या रिप्लेस करना है वो आप आसानी से कर पाओ। ये एक अच्छे स्लीपर की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सेकंड बोल रहा है कि इट कैन बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट बियरिंग एरिया फॉर द रेल। तो रेल के लिए बियरिंग एक्शन के लिए एक सफिशिएंट एरिया होना चाहिए। जब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, यहां बोल रहा है बियरिंग एरिया। बियरिंग एरिया का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस आपस में जुड़ते हैं उस एरिया को हम लोग बोलते हैं बियरिंग एरिया, और वहां पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड योर बियरिंग स्ट्रेस। उसके बारे में बात कर रहा है। इट कैन बी प्रोवाइड सफिशिएंट इफेक्टिव बियरिंग एरिया फॉर द बैलास्ट ऑल्सो। तो ये बोल रहा है कि बैलास्ट के लिए सफिशिएंटली एक इफेक्टिव एरिया ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना चाहिए। तो अगर हम बात करें स्लीपर्स के बारे में, तो जनरली जो स्लीपर्स है, स्लीपर्स होता क्या है, स्लीपर का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो जनरली जब हम स्लीपर्स की बात करते हैं तो स्लीपर का काम क्या होता है, जो आपकी रेल्स है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द रेल्स। हम लोग जो है प्लान व्यू देख रहे हैं, ये आपके रेल्स हैं, ठीक है। ये आपके रेल्स है जो पैरेलली एक दूसरे के साथ चलते हैं। ये रेल्स है जो पैरेलली एक दूसरे के साथ चलेगा। तो रेल्स के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो आप लोग जो है यहाँ पे एलिमेंट लगाते हो, इसी को हम लोग बेसिकली स्लीपर बोलते हैं। और स्लीपर का काम क्या होता है, स्लीपर का काम होता है कि रेल्स के ऊपर जो आपके व्हील चल रहा है, ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर आपका वैगन है, तो व्हील्स जो लोड ट्रांसफर करेगी रेल्स को, और रेल फर्दर वही लोड ट्रांसफर करती है स्लीपर को, और स्लीपर का काम होता है कि उस लोड को बैलास्ट में यूनिफॉर्म तरीके से ट्रांसफर करवाना। तो ये फंक्शन होता है किसका, स्लीपर्स का। ये फंक्शन किसका होता है, स्लीपर्स का। दूसरा, अगर हम स्लीपर्स की बात करें तो स्लीपर आपके वो सेक्शन होते हैं जिसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये आपका स्लीपर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें, इसी के ऊपर आपका रेल्स को प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपके रेल्स को प्लेस किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो ऑब्वियसली बात है स्लीपर्स के ऊपर आपका रेल्स को प्लेस किया जाता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि रेल्स कैन बी इजीली फिक्स्ड। ऑब्वियसली बात है इसमें इस तरीके से आपका रहना चाहिए कि रेल्स को आप लोग आसानी से फिक्स कर पाओ, और अगर मान लेते हैं अगर आपको रेल्स को हटाना है तो वो भी आप लोग आसानी से हटा पाओ। तो पहली बात तो पहला ऑप्शन आपका क्लियर है, सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, इट कैन बी प्रोवाइड द सफिशिएंट बियरिंग एरिया फॉर द रेल्स। ऑब्वियसली बात है एक सफिशिएंट बियरिंग एरिया प्रोवाइड होना चाहिए रेल्स के लिए, ताकि आपका जो लोड ट्रांसफर है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है इट कैन प्रोवाइड द सफिशिएंट इफेक्टिव बियरिंग एरिया फॉर द बैलास्ट आल्सो। तो ऑब्वियसली बात है बेटा इसके नीचे जो बैलास्ट होगा उसके लिए भी एक सफिशिएंट एरिया जो है यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि आपका जो लोड ट्रांसफर है वो बढ़िया तरीके से हो पाए। तो ये आप बोल सकते हैं कि अगर हम पहले सवाल की बात करें तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोर ओवर अगर हम बात करें तो और तरीके से अगर हम बात करें तो क्या क्या फंक्शन होते हैं उसको यहाँ पे आपको लिस्ट आउट भी किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो स्लीपर का काम होता है कि रेल को होल्ड करना, ताकि इसका जो गेज है वो प्रॉपर रहे। गेज क्या होता है, गेज होता है रेल्स के बीच का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर हम गेज की बात कर रहे हैं तो गेज होता है द इनर डिस्टेंस या इनर फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है रेल्स का, दैट इज कॉल्ड योर गेज। तो फॉर एग्जांपल ये आपका रेल है, दिस इज योर रेल, ये आपका रेल है जो कि स्लीपर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, स्लीपर के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, दिस डिस्टेंस
जो इनर फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड योर गेज। तो ये गेज को मेंटेन रखने के काम आता है। तो ये गेज को मेंटेन रखने का काम आता है क्या, स्लीपर, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो है फर्मली इसको फिक्स कर रखा होता है। अलाउ इजीली फिक्सिंग ऑफ द रेल्स, तो इसके अंदर मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि रेल्स को आसानी से आप फिक्स कर पाओ, आसानी से निकाल पाओ। इट शुड बी एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम, तो ये जो है एक इलास्टिक मीडियम का काम करना चाहिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फर्दर बात कर रहे हैं प्रोवाइड द लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द रेल्स। तो ऑब्वियसली बात है ये जो स्लीपर्स है, ये स्लीपर्स रेल्स को एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक चल रहा है उस डायरेक्शन में मूव करने से रोकेगा, क्योंकि हमने स्लीपर के ऊपर फिक्स कर रखा है। दूसरा, वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पे लेटरल मूवमेंट होने की चांसेस भी रहती हैं, किसकी, रेल्स की, तो उसको भी प्रिवेंट करेगा कौन, आपका स्लीपर। तो स्लीपर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करे। फर्दर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट लोड फ्रॉम दी रेल टू बेलास्ट। तो अभी सी बात है, इसके ऊपर आपका व्हील है, इसके ऊपर आपका व्हील है, व्हील जो है लोड ट्रांसफर करेगा रेल्स को, और रेल जो है लोड ट्रांसफर करेंगे किसको, किसको, स्लीपर को, और स्लीपर अल्टीमेटली इसके नीचे आपका बेलास्ट रहेगा, उसको लोड ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका मैकेनिज्म रहता है आपके रेलवे के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम लोग परमानेंट वे भी बेसिकली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली मैकेनिज्म होता है। आगे बात करते हैं। आई होप सो पहला सवाल सबको क्लियर हो गया होगा, और इसके पीछे का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेल सेक्शन यूज्ड नाउअडेज इन इंडियन रेलवेज इज। तो इंडियन रेलवे में आज के टाइम में किस टाइप के रेल का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जब हम बात करते हैं रेल के टाइप की, जब हम बात करते हैं तो हमारा मोस्टली डिस्कशन रहता है डबल हेड टाइप रेल्स, बुल हेड टाइप रेल्स एंड फ्लैट फुटेड रेल्स। तो अगर हम इन तीनों की बात करें तो आज के टाइम पे इंडियन रेलवे जो है फ्लैट फुटेड जो आपके टाइप्स है रेल का, उसका इस्तेमाल करता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो तीन टाइप के रेल्स के बारे में जनरल डिस्कशन आपकी रहती है। डबल हेडेड रेल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका डबल हेडेड रेल है। दोनों हेड जो आप देख पा रहे हो, दोनों हेड का डायमेंशन आपका सेम है। पुराने टाइम पे डबल हेडेड रेल्स का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि इनिशियली हम क्या करेंगे, इनिशियली हम एक काम करेंगे कि जो ऊपर वाला हेड है जिसके ऊपर व्हील जो है कांटेक्ट में है उसको चलाएंगे, जैसे ही इसमें वियर एंड टियर ज्यादा हो जाएगा फिर इसको उल्टा करके रख देंगे। तो कंसेप्ट ये था कि लंबे समय तक एक ही रेल को यूज कर पाए, बट ये कॉन्सेप्ट ज्यादा देर तक चल नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर इतना हैवी लोड मूव करता है तो वाइब्रेशंस के वजह से जो ये जो नीचे वाला था, जो फुट वाला जो पॉइंट था, इसमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज आ रही थी, जो कि फिर फर्दर उल्टा करने पे रखेंगे, अगर इसको अगर आप उल्टा करने पे रखेंगे तो जो व्हील इसके ऊपर मूव करता था उसमें जो है काफी ज्यादा डिस्कंफर्ट फील हो रहा था। तो अभी सी बात है, ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। जब ये कॉन्सेप्ट काम नहीं आया तो फिर एक और आपका जो रेल है वो डिजाइन किया गया, जिसको बुल हेडेड रेल्स कहा जाता है। बुल हेडेड रेल का कंसेप्ट क्या है, देखो जरा, ये फुट वाला पोर्शन जो है इसका डायमेंशन कम कर दिया, और जो हेड वाला पोर्शन है इसका डायमेंशन ज्यादा कर दिया। ये बात समझ में आ गई थी कि दोनों का अगर हम बात करें तो वियर एंड टियर तो ऊपर वाले सरफेस नहीं लेना है, तो नीचे वाले सरफेस का डायमेंशन कम कर दिया, इससे स्टेबिलिटी की दिक्कत आ रही थी। देन फर्दर इसका इंप्रूवमेंट आता है फ्लैट फुटेड रेल्स। फ्लैट फुटेड रेल्स का मतलब जो फुट वाला पोर्शन है वो काफी फ्लैट है, फुट वाला पोर्शन जो है वो काफी फ्लैट है। तो ये आज के टाइम पे यूज किया जाता है, इससे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी तरीके से आ जाती है, और इसमें जो रेल को प्लेस करना होता है वो भी इजीली बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, आज के टाइम पे फ्लैट फुटेड रेल्स जो है ये आपके फ्लैट फुटेड रेल्स है, इस तरीके से दिखते हैं, ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो आंसर तो आपका रहा फ्लैट फुटेड रेल्स। मोर ओवर अगर हम बात करें तो ये जो फ्लैट फुटेड रेल्स है इसके नीचे बियरिंग प्लेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके नीचे बियरिंग प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है जब इसको स्लीपर्स के साथ जोड़ते हैं हम लोग। फर्दर अगर हम बात करें तो एक और बात आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो ये फ्लैट फुटेड रेल्स है इनको डेजिग्नेट किया जाता है वेट ऑफ रेल पर यूनिट लेंथ। कहने का मतलब है एक यूनिट लेंथ के अंदर इसका वेट कैलकुलेट किया जाता है, उसके मुताबिक ही इसको जो है डेजिग्नेट या इसको नेमिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल जनरली जब हम बात करते हैं तो आपके पास 52 MR और 60 MR के रेल्स आपके आते हैं। अब 52 MR और 60 MR का मतलब क्या है? 52 MR का मतलब है कि 1 मीटर के अंदर जो रेल का वेट होगा वो 52 kg होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग 52 MR।
1 मीटर अगर आप रेल का पोर्शन, रेल का सेक्शन ले लेते हैं तो उसका वेट करेंगे तो 52 kg होगा। तो 52 mr का मतलब आपको सीधा समझ आना है कि पर यूनिट लेंथ इसका वेट होगा 52 kg। ठीक, फर्दर अगर हम बात करें 60 mr का, सेम मतलब है कि सेम 1 मीटर का आपका रेल है, अब इसका वेट कितना हो गया 60 kg हो गया। तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग 60 mr। अब दोनों का पर्पस, दोनों का यूज अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। जितना ज्यादा बारी रेल होगा, ऑब्वियसली बात है 1 मीटर के अंदर 60 kg है, बारी रेल हो गया, तो ये काम आता है आपका हाई स्पीड ट्रेन के लिए। ठीक है, ब्रॉड गेज के अंदर जब हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं तो वहां पे आप लोग 60 mr के रेल्स आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 160 किलोमीटर के आसपास तक आपका जो है 60 mr वाला रेल है वो काम करता है। 52 mr वाला इससे हल्का है, तो अभी सी बात है 130 किलोमीटर तक ही ये झेल पाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 52 mr क्या होता है और ये 60 mr क्या होता है। ये आपके फ्लैट फुटेड रेल्स का क्या है, ये ग्रेड है, ग्रेडिंग आप बोल सकते हैं, इस तरीके से किया जाता है। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं, मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट इज डन टू प्रिवेंट। तो बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट, सबसे पहली बात तो ये बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट क्या होता है। तो देखो यार, जनरली अगर आपने ध्यान दिया होगा तो होता क्या है कि लेट अस कंसीडर बेटा, ये आपका रेल है, दिस आर द रेल, रेल के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपके स्लीपर्स लगे हुए हैं, रेल्स के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपके स्लीपर लगे हैं, और आप देख पाते होंगे कि बेटा इसके बीच में आपको देखने को मिलता होगा कि जो ब्रोकन स्टोन्स है वो भरा होता हुआ है, इसके बीच में ब्रोकन स्टोन है जो भरा हुआ होता है। जो ये ब्रोकन स्टोन इसके बीच में होता है, इसी को हम लोग बैलास्ट बोलते हैं, इसी को हम लोग बैलास्ट बोलते हैं। और स्लीपर्स के बीच में जब हम लोग बैलास्ट को फिल करते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट। इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा क्या, बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या बेटा, बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट। नाउ अब ये बैलास्ट का फंक्शन क्या होता है, बैलास्ट का फंक्शन होता है कि जो ये स्लीपर है, ये आपके स्लीपर है बेटा, ये स्लीपर है और ये रेल है, ये आपका रेल हो गया, ये आपका स्लीपर हो गया। ठीक है, तो ये बैलास्ट का फंक्शन होता है कि ये स्लीपर जो है, ये स्लीपर लेटरली या लॉन्गिट्यूडनली मूव ना करें। ठीक है, तो दोनों स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है काम किसका, बैलास्ट का। एक काम तो ये है कि ये स्लीपर को हिलने नहीं देगा, चाहे लेटरली बोलो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनली बोलो, एक तो ये किसको, स्लीपर को हिलने नहीं देगा। दूसरा काम इस बैलास्ट का होता है लोड को ट्रांसफर करना। जो भी लोड स्लीपर से बैलास्ट में जाएगा उसको ये आराम से ट्रांसफर कर देगा। तो ये फंक्शन होता है किसका, बैलास्ट का। तो आपसे पूछा है कि बैलास्ट को फिल क्यों, बॉक्सिंग का मतलब है फिल करना, किसके बीच में, दो स्लीपर के बीच में जो बैलास्ट को फिल करते हैं, दीज आर कॉल्ड बॉक्सिंग ऑफ दी बैलास्ट। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है, जो कि बता रहा है बोथ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग क्या करते हो, बॉक्सिंग करते हो, फिल करते हो किसका, बैलास्ट का। ठीक सारी बातें आपको यहाँ पे लिख रखी है। जैसे अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज फिलिंग ऑफ बैलास्ट अराउंड दी स्लीपर्स इज कॉल्ड बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट। अब बैलास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, बैलास्ट का मेन फंक्शन होता है एक तो लोड ट्रांसफर करना, एक और जो मेजर आप बोल सकते हैं कि जो ड्रेनेज होता है वो यहाँ पे इंश्योर करता है, ड्रेनेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैलास्ट के नीचे आपका सबग्रेड होगा, बैलास्ट के नीचे क्या होगा बेटा, आपका सबग्रेड होगा। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करें तो इट एनेबल्स द सुपर एलिवेशन ऑफ द कर्व। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब हम लोग कर्व्स के बारे में बात करते हैं, किसी भी कर्व के अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई भी व्हीकल या ट्रेन इसके ऊपर मूव करता है तो हम एक चीज जानते हैं कि जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv²/r। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, जो आपका व्हीकल है इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि जो ये आउटर साइड है कर्व का और ये आपका इनर साइड हो गया कर्व का, जो आउटर वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। सेम चीज हम लोग कहां करते हैं, हाईवे में करते हैं। यही सेम चीज हम लोग रेलवे के अंदर करते हैं। तो रेलवे के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो आउटर वाला रेल होगा उसको लिफ्ट करेंगे, जो आउटर वाला रेल होगा उसको लिफ्ट करेंगे। बट जब हम लोग रेलवे का एक सेक्शन देखते हैं तो रेलवे के सेक्शन में क्या होता है बेटा, एक है आपका सबग्रेड, ठीक, सबग्रेड के ऊपर आपका बैलास्ट होता है, सबग्रेड के ऊपर क्या होता है बेटा, आपका बैलास्ट फिल होता है। ध्यान से देखो बेटा, क्या है आपका, सबग्रेड के ऊपर आपका रहेगा बैलास्ट, सबग्रेड के ऊपर रहेगा आपका बैलास्ट,
ठीक, और बेलास्ट के ऊपर आपके स्लीपर होगा, ठीक है, बेलास्ट के ऊपर आपका स्लीपर होगा, और फिर स्लीपर के ऊपर आपका रेल्स आपका रहता है, स्लीपर के ऊपर आपका रेल रहता है, और इसी के ऊपर आपका जो है व्हील्स जो है बेसिकली मूव कर रही होती है, इसी के ऊपर जो आपकी व्हील्स है बेसिकली मूव कर रही होती है। ये पूरा आपका एक सेक्शन हो जाता है किसका, परमानेंट वे, जिसको आप लोग रेलवे बोलते हैं, ठीक है, ये आपका स्लीपर हो गया। ठीक, अब जब हम बात कर रहे हैं बेटा कर्व्स पे, तो कर्व्स पे मुझे क्या करना है कि ये जो आउटर रेल है, इस रेल को मुझे उठाना है ताकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको हम लोग ओवरकम कर पाएं, और हमारा जो ट्रेन है, हमारा जो व्हील वैगन है, वो आपका जो है बाहर की तरफ ना जाए। तो यहां पे हम लोग करते क्या है, देखो जरा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है तो हमें आउटर रेल को उठाना है, बट आउटर रेल को हम लोग किस तरीके से लिफ्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पे जो स्लोप प्रोवाइड करोगे वो स्लोप सिर्फ और सिर्फ आप लोग सब ग्रेड पे प्रोवाइड करोगे, सॉरी, वो स्लोप आप सिर्फ और सिर्फ किसमें, आपके बेलास्ट से प्रोवाइड करोगे। सब ग्रेड आपका लेवल्ड रहेगा, लेवल सब ग्रेड रहेगा, मतलब सब ग्रेड के साथ कोई भी छेड़खानी आप लोग नहीं करोगे। जो भी काम करना है आपको, वो आपको किस पे करना है बेटा, वो आपको किस पे करना है, वो आपको बेलास्ट के ऊपर करना है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ऐसा नो। तो यहां पे इस तरीके से आपका जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, by lifting the outer section of the ballast only। तो बेलास्ट का जो बाहर वाला सेक्शन है, आउटर सेक्शन है, उसको हम लोग लिफ्ट करेंगे। सॉरी, बेलास्ट का जो आउटर वाला सेक्शन है उसको लिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। मोर ओवर ऑब्वियसली बात है, जो आपका बेलास्ट है इसका काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना ट्रैक को, ठीक है। तो प्रॉपर आपका जब लोड आए तो उस टाइम थोड़ा बहुत जो है वो डिफॉर्म हो जाए, जैसे ही लोड चला जाए तो वापस से अपना शेप रीगेन करे, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सही बात है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे क्या बोल रहा है, तो क्योंकि ये बेलास्ट आपके स्लीपर के साथ जुड़ा हुआ है तो स्लीपर को लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल स्टेबिलिटी भी आपका बेलास्ट ही प्रोवाइड करेगा। शॉक और वाइब्रेशंस जितने भी, जब ऑब्वियसली बात है इतना हैवी व्हीकल जब इसके ऊपर मूव करेगा, इतना हैवी ट्रेन जब इसके ऊपर मूव करेगा, तो ऑब्वियसली बात है देयर आर लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, बहुत सारा वाइब्रेशंस और बहुत सारा लोड इसके ऊपर आएगा, तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करने का काम आपके बेलास्ट का होता है, ठीक है। और बेलास्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो बेलास्ट आपका जो है ब्रोकन स्टोन से बना सकते हैं। बेलास्ट आप लोग जो है डिपेंड अपॉन दी कौन कौन से आपके मटेरियल है, आपके ब्रोकन ब्रिक्स भी हो सकता है। बेलास्ट का मटेरियल अगर हम बात करें तो आपका सैंड भी एज अ बेलास्ट मटेरियल आप लोग यूज कर सकते हैं, है ना। ऐश को भी आप लोग बेलास्ट मटेरियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो और बहुत सारे आपके मटेरियल होते हैं जिसको बेलास्ट की तरह यूज कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप ध्यान रख लो कि ब्रोकन स्टोन्स को बेसिकली आपका यूज किया जाता है और ज्यादातर आपने यही देखा होगा। अच्छा, कंट्रोल्स द वेजिटेशन ग्रोथ, तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपने जनरली देखा होगा कि जिस रेलवे ट्रैक के अलोंग काफी समय से मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है और काफी समय से उसके ऊपर रेल नहीं चला है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे वेजिटेबल ग्रोथ हो जाता है, मतलब घास पत्ते वहां पे उग जाते हैं। तो बेलास्ट का फंक्शन ये होता है कि उस रास्ते में घास पत्ते ना उगे, ये भी आपका इंश्योर होता है किसकी वजह से, बेलास्ट की वजह से। तो आई होप सो जो बेलास्ट के सारे फंक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेलास्ट का बेसिकली फंक्शन रहता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when the main line is on a curve and has a turnout of contrary flexure leading to the branch line, then contrary flexure to leading to the branch line, then branch line has a, तो branch line में क्या होगा, Kent deficiency, negative Kent excess and none of these। तो ये बोल रहा है कि किसी कर्व पे जब कभी मेन लाइन से, ये आपका मेन लाइन हो गया, जब कभी मेन लाइन से आपका ब्रांच लाइन अलग होता है, मेन लाइन से आपका ब्रांच लाइन अलग होता है, तो उस केस में क्या कंडीशंस डेवलप होती हैं, केंट एफिशिएंसी हो जाती है, ठीक, केंट डेफिशिएंसी पूछना चाह रहा है ये, केंट डेफिशिएंसी हो जाएगी, नेगेटिव केंट हो जाएगा, केंट एक्सेस हो जाएगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ये पूछ रहा है। अब देखो यार,
जनरली अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो केंट वाला कॉन्सेप्ट है, सुपर एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो ब्लू लाइन आ रहा है, दिस इज योर मेन लाइन, राइट। देखो सुपर एलिवेशन का मतलब क्या होता है? सुपर एलिवेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग कर्व पे जो आपका आउटर वाला रेल होगा उसको ऊपर रखते हैं इनर वाले रेल से। आउटर वाला जो रेल होगा उसको ऊपर रखते हैं बेटा हम लोग इनर वाले रेल से। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आउटर वाले रेल पे ही आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफी ज्यादा हैवी होता है, व्हीकल आपके बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है या टिल्ट होने की कोशिश करेगा। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग आउटर वाले रेल को उठा देते हैं, ठीक, ताकि डीरेलमेंट ना हो। अच्छा, अब अगर मैं इस मेन लाइन की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है ये कर्व कुछ ऐसा है, तो ये जो ए बी आपका रेल है, ये जो आपका ए बी जो आउटर रेल है, ये आपका मेन लाइन के लिए हो गया आउटर रेल, ठीक, मेन रेल के लिए हो गया आउटर रेल, ठीक है। और हमारा जो सी डी है मेन लाइन के लिए, ये हो गया आपका इनर रेल। तो ऑब्वियसली बात है हमने क्या किया, जब हमने आउटर रेल को ऊपर रखा एज कंपेयर टू इनर रेल, तो ये हो गया आपका सुपर एलिवेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सुपर एलिवेशन, ठीक। अच्छा, बट अगर हम बात करें ब्रांच लाइन की, देखो यार, जहां पर भी मेन लाइन और ब्रांच लाइन जुड़ रही होती है या अलग हो रही होती है, ऑब्वियसली बात है ट्रेन का मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जहां पर भी मेन लाइन से ब्रांच लाइन अलग हो रही होती है, तो उस टाइम पे आप देखो, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेल है ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एकदम से आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आउटर वाले रेल को उठा दिया इसके और इनर वाले रेल को नीचे रख दिया। तो क्योंकि ये रेल यहीं से जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो AE है, ये AE हो गया आपका इनर रेल फॉर ब्रांच, ठीक है, और ये जो CF है ये हो गया आपका आउटर रेल फॉर ब्रांच। अब यहां पे ब्रांच लाइन में हमारे पास क्या फंस गया मजबूरी, हमारे पास ये मजबूरी फंस गया, तो आप एकदम से जो आउटर वाले रेल को ऊपर नहीं उठा सकते, क्योंकि फिर यहां पे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसी के लेवल पे आपको आगे ले जाना होता है। तो इन दैट केस जो ब्रांच लाइन में आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, तो ब्रांच लाइन में आप ये देख पाओगे कि जो इनर लेन है या इनर जो आपका रेल है वो आपका ऊपर रखा होगा, उसका हाइट थोड़ा सा ऊपर होगा एज कंपेयर टू आउटर रेल। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये लगभग है तो सुपर एलिवेशन, बट सुपर एलिवेशन का पूरा उल्टा है ये। इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सुपर एलिवेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब कभी भी मेन लाइन से ब्रांच लाइन अलग होता है और दोनों का जो रेडियस ऑफ कर्व है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका ब्रांच लाइन है, इसका रेडियस ऑफ कर्व इस डायरेक्शन में, ये आपका मेन है, ठीक है, ये आपका मेन लाइन है, इसका रेडियस ऑफ कर्व इस डायरेक्शन में, दोनों का रेडियस जो है अलग डायरेक्शन में बन रहा है, दोनों का कर्व जो है अलग डायरेक्शन में कर्व बन रहा है। तो इन दैट केस ब्रांच लाइन में जो सुपर एलिवेशन होगा दैट इज नोन टू बी नेगेटिव सुपर एलिवेशन। क्यों? क्योंकि ब्रांच लाइन में आपका आउटर रेल नीचे है, अब इनर रेल ऊपर है, आउटर रेल नीचे है और इनर रेल ऊपर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए जब हम लोग इस तरीके के जंक्शन से पास हो रहे होते हैं तो यहाँ पे जो ब्रांच लाइन होता है, यहाँ पे प्रॉपर आपका सुपर एलिवेशन है नहीं जो कि आपके कर्व को नेगोशिएट करने के काम आएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अलाउएबल स्पीड है वो आपका डिक्रीज किया जाता है ताकि आपका कर्व जो है अच्छे से हम लोग नेगोशिएट कर पाए ब्रांच लाइन के ऊपर। मेन लाइन के ऊपर आप लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये मेन लाइन है। मेन लाइन का मतलब है हो सकता है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है इसी डायरेक्शन में मूव करता हो, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग मेन लाइन बोलते हैं। तो मेन लाइन के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं किया जाता है, ठीक। तो ये कंसेप्ट हो गया नेगेटिव सुपर एलिवेशन का। तो अभी सी बात है इस केस में हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव सुपर एलिवेशन। अच्छा, यहीं पे आपसे पूछा गया है कि सर केंट डेफिशिएंसी क्या होता है, यहीं से आपसे पूछा गया है केंट डेफिशिएंसी क्या होता है। समझो बात को,
जब हम लोग थ्योरेटिकली सुपर एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी वैल्यू आती है, लेट अस कंसीडर उसकी वैल्यू आई ए, इतना उसको आपको सुपर एलिवेशन थ्योरेटिकली जब आपने कैलकुलेट किया फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड, आपको इतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, जीवी स्क्वायर अपन 127 आर, इतना आपको जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है। बट जो वेलोसिटी आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, वो वेलोसिटी आपने मैक्सिमम वेलोसिटी कंसिडर किया है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो सुपर एलिवेशन थ्योरेटिकली आपको प्रोवाइड करना था वो फास्ट मूविंग ट्रेन्स के लिए ही सुटेबल होगा। बट जब वो स्लो मूविंग ट्रेन के बारे में बात आएगी तो ये सुपर एलिवेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। तो इन दैट केस, क्योंकि हमारे सारे के सारे ट्रेन लगभग एक ही ट्रैक के ऊपर चलते हैं, या आप बोल सकते हैं जिस ट्रैक के ऊपर आपके फास्ट मूविंग ट्रेन मूव कर रहा है उसी ट्रैक के ऊपर आपके स्लो मूविंग ट्रेन भी मूव करने हैं। तो अगर हम ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो इस टाइम पे जो स्लो मूविंग ट्रेन होगा उसको डिस्कंफर्टनेस आएगा जब वो उस कर्व पे पहुंचेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्चुअली में जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन से कम होता है, ठीक, थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन से कम होता है। तो अब ये दिक्कत किसको हुई? ये दिक्कत हुई फास्ट मूविंग ट्रेन्स को। क्या दिक्कत हुई? फास्ट मूविंग ट्रेन्स को चाहिए कितना था? उनको चाहिए था थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन, बट आपने प्रोवाइड कितना किया? आपने प्रोवाइड किया एक्चुअल सुपर एलिवेशन। क्या हो गया? दोनों में डिफरेंस है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, एक्चुअल कम है। क्या हो गया? ये आपकी केंट डेफिशिएंसी हो गई। तो इतना डेफिशिएंसी कम आपने प्रोवाइड किया है सुपर एलिवेशन का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को हम लोग केंट डेफिशिएंसी बोलते हैं, तो आई होप सो कि ये जो केंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो सारी बातें जो भी मैंने आपको बताई है यहाँ पे आपको लिख रखा है कि बेटा नेगेटिव सुपर एलिवेशन क्या होता है, और नेगेटिव सुपर एलिवेशन हमेशा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ब्रांच ट्रैक पे देखने को मिलेगा, जब मेन ट्रैक से ब्रांच ट्रैक अलग हो रहा होगा बट दोनों का जो रेडियस है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इन दैट केस नेगेटिव सुपर एलिवेशन विल बी डेवलप्ड ऑन दी ब्रांच ट्रैक। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्व इफ इट इज डेजिग्नेटेड एज द 3 डिग्री ऑन अ 30 मीटर आर्क। तो आपसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्व पूछ रहा है। अब देखो यार, जब भी हम लोग किसी भी बात करते हैं कि जो कर्व है, कर्व के डिग्री के बारे में बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ कर्व का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ कर्व का मतलब होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय वन चेन लेंथ, एट द सेंटर ऑफ द कर्व। तो सेंटर ऑफ कर्व पे कितना एंगल सबटेंड किया है एक चेन लेंथ की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ कर्व। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेसिक बात है, किसके बारे में बात करते हैं? जब हम लोग डिग्री ऑफ कर्व के बारे में बात करते हैं। अच्छा नाउ हमारे पास दे रखा है 30 मीटर का आर्क। 30 मीटर का आर्क का मतलब है कि इस केस में ये जो डिग्री यहाँ पे एंगल 3 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 3 डिग्री का जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 मीटर के चेन की वजह से। स्टैंडर्ड चेन आपका 30 मीटर और 20 मीटर के बीच में है, तो 30 मीटर के चेन की वजह से एक चेन लेंथ इसका 30 मीटर का है, इस वजह से बीच में एक एंगल बन रहा है 3 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है कि ये जो कर्व बनेगा उसका रेडियस कितना होगा? आपसे पूछ रहा है ये जो कर्व बनेगा उसका रेडियस कितना होगा? जनरली जब हम बात करते हैं फॉर 3 डिग्री कर्व, तो अगर हम डिग्री ऑफ कर्व की बात करें फॉर 30 मीटर चेन लेंथ, स्टैंडर्ड है बेटा, ये ध्यान रखना है, फॉर 30 मीटर चेन लेंथ जो डिग्री ऑफ कर्व होता है दैट इज इक्वल्स टू 1719 बाई आर। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, 1719 बाई आर, 1720 करके भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा क्या है? डिग्री ऑफ कर्व दिया, रेडियस पूछा है, तो देयरफॉर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्व हो जाएगा 1719 बाई डी डिग्री। डी डिग्री कितना हो गया? 3 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो आई थिंक द आंसर इज कमिंग आउट टू 572.9, 573 इज द आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि देखो 57 दो तो है, पर तीसरे के लिए भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। वरना तो अगर इसके जगह ऑप्शन कुछ और होता तो पहले से ही आप लोग एक ऑप्शन से भी आप लोग यहाँ पे क्लियर कर पाते।
ठीक, चलिए यहाँ पे आगे बात करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज 380 मीटर, व्हाट इज द डिग्री डेजिग्नेटेड फॉर 20 मीटर आर्क। तो अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये आपका एक चेन लेंथ 20 मीटर का है, इस चेन लेंथ की वजह से हमने एक आर्क बनाया है और एंगल सबटेंड किया है बीच में d डिग्री का, और इसका रेडियस है 380 मीटर। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये कितना एंगल आपका बनेगा, ठीक है, कितना डिग्री का आपका जो है ये कर्व बनेगा। सेम बात है, ठीक, एंगल सबटेंडेड बाय 20 मीटर, 20 मीटर चेन की वजह से स्टैंडर्ड वैल्यू लिख लेते हैं, जो आपका डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू आती है, जो आपकी डिग्री ऑफ कर्व की वैल्यू आती है 1146 बाई आर। कितना बेटा, 1146 बाई आर। तो यहां से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 1146, 1150 के आसपास आप लोग जो है राउंड ऑफ करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहां से सॉल्व करो 1146 बाई 380 मीटर, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3.01 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3.01 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक की बात भी क्लियर होगी, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। आगे क्या बात हो रही है, अ वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली, वेल्डेड रेल जॉइंट कैसा होता है, सिंपल सी बात है, ये रेल जॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। तो रेल को जॉइंट हम लोग वेल्डिंग करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या काम होता है, देखो क्या बोल रहा है, सपोर्टेड ऑन द स्लीपर। अब ये बोल रहा है कि दो रेल को आपने ज्वाइन किया है, जॉइंट लगाया हुआ है, बट ज्वाइन करने का तरीका आपका वेल्डिंग का है। ठीक है, अगर आपने वेल्डिंग करके ज्वाइन किया हुआ है तो बोल रहा है कि सपोर्टेड ऑन स्लीपर, उसको स्लीपर के ऊपर रखेंगे। सस्पेंडेड मतलब स्लीपर से ये आपकी जो स्लीपर है, दैट इज योर स्लीपर, और ये आपकी रेल है, लेट अस कंसीडर, ये आपकी रेल है, ये आपकी रेल है, आगे चल रहा है, ये आपका स्लीपर है। तो ये जो इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट है, ये सस्पेंडेड फॉर्म इसको बोलते हैं हम लोग, कि स्लीपर के ऊपर नहीं है जॉइंट, स्लीपर से इधर उधर है। अगर आपसे पूछा जाए कि सपोर्टेड जॉइंट, सपोर्टेड जॉइंट का मतलब होता है कि ये आपका स्लीपर है बेटा, यहां से आपका रेल आ रहा है और यहां से आपका रेल आ रहा है। ठीक है, इसकी जॉइंट आपने जो है स्लीपर के ऊपर प्रोवाइड करके रखा हुआ है, स्लीपर से आपने सपोर्ट कर रखा है, इसको बोलते हैं सपोर्टेड जॉइंट। सपोर्टेड ऑन मेटल प्लेट, बोल रहा है कि एक मेटल प्लेट लगा देंगे, नन ऑफ दीज। अब देखो, अगर हम बात कर रहे हैं वेल्डेड रेल जॉइंट की, तो वेल्डेड रेल जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेल जॉइंट होता है। वेल्डेड रेल जॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेल जॉइंट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेल जॉइंट। क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेल जॉइंट होता है, इसको आप सस्पेंडेड फॉर्म में भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सस्पेंडेड फॉर्म में भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे दिखता है आपका वेल्डेड रेल जॉइंट, आप देख पाते हैं, ये आपका वेल्डेड रेल जॉइंट है। ठीक है, तो वेल्डेड रेल जॉइंट की जब हम बात करते हैं, इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट एंड दिस जॉइंट इज जनरली सस्पेंडेड। तो ये जॉइंट को जनरली हम लोग सस्पेंडेड रखते हैं, सपोर्ट के ऊपर नहीं रखते हैं जनरली। ठीक, अच्छा, आगे बात हो रहा है, द स्पाइक्स कॉमनली यूज्ड टू फिक्स द रेल्स ऑन द वुडन स्लीपर्स। तो वुडन स्लीपर के केस में जो हम लोग स्पाइक्स यूज करते हैं वो कौन कौन से टाइप का होता है, पूछ रहा है, डॉग स्पाइक्स, राउंड स्पाइक्स और स्क्रू स्पाइक्स। ऑब्वियसली बात है, डॉग स्पाइक्स का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर हम लोग। स्क्रू स्पाइक्स का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। क्या डिफरेंस है डॉग स्पाइक्स और स्क्रू स्पाइक्स के बीच में? इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। क्या है सर? डॉग स्पाइक्स में इस तरीके से आपके थ्रेड्स नहीं बने होते हैं। ये आपका डॉग स्पाइक्स है, ये आपका स्क्रू स्पाइक्स है, ये दोनों आप लोग इस्तेमाल करते हैं वुडन के अंदर। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है राउंड स्पाइक्स, ये आपके राउंड स्पाइक्स है। इस राउंड स्पाइक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका राउंड स्पाइक्स है, इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और इस राउंड स्पाइक्स को स्प्रिंग स्पाइक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये राउंड स्पाइक्स बेसिकली क्या है, आपके स्प्रिंग स्पाइक्स है, स्प्रिंग स्पाइक्स है। ये स्प्रिंग स्पाइक्स बेसिकली क्या होता है कि जो वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। तो वाइब्रेशन जो आती है उसको एब्जॉर्व करने का काम आता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो तीनों स्पाइक्स है, ये तीनों स्पाइक्स आपके इस्तेमाल किए जाते हैं किसके अंदर, आपके वुडन स्लीपर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, रेल्स के साथ। तो ये आपका रहा रेलवे इंजीनियरिंग का JKSSB का 2022 के शिफ्ट 1 में पूछे गए सवाल। तो उम्मीद करूंगा कि जो भी हमने क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और रिसेंटली ऑब्वियसली बात है, जो हमारा बैच चल रहा है उसके अंदर आपको जो है रेलवे इंजीनियरिंग जो है ये भी आपको पढ़ाया गया है। ठीक, तो उम्मीद करूंगा कि उन लेक्चर से आपके सारे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, जिनको भी लग रहा था कि सर इनफ नहीं है वो लेक्चर्स,
आप प्लीज यहाँ पे PYQ के थ्रू जाएं, ठीक है, तो आपको जो है जवाब मिल जाएगा कि सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। इसी तरीके से आपको जो है फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पे हम लोग फिर फर्दर और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारे